हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बचाओ। आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं बिफोर एग्जाम। ये वीडियो काफी काम आएगी। तो हम सारे जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जो कि पिछले सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, दिस ईयर सैम्पल पेपर जो प्रोवाइड किया जाता है सीबीएसई की तरफ से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो फोर मार्क्स क्वेश्चंस थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसी को सॉल्व करके हम लोग अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो ये काफी क्विक रहेगा वीडियो, इसमें ज्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाने वाले। सो जिसको भी रिवीजन करना है उसके लिए ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है, और जिसको थोड़ा बहुत अपने रिवाइज करना है उसके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। जिसने अभी रिवीजन नहीं किया है, जिसको याद नहीं है, उसके लिए इतनी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये काफी क्विक होने वाली है। हम लोग क्विकली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो किसी को रिवीजन करना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। Okay, let's start. First question है, give any 5 point of difference between debit card and credit card. Credit card और debit card में क्या difference होता है? So let's see 5 differences of credit card and debit card. So source of fund जो होता है, डेबिट कार्ड डायरेक्टली लिंक होता है हमारे बैंक अकाउंट से, सच एज सैलरी और सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं उनसे। व्हेन यू यूज अ डेबिट कार्ड, एक अमाउंट जो है वो कट जाता है। सो डेबिट कार्ड डायरेक्टली लिंक होता है हमारे अकाउंट से। और जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्रेडिट फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से नहीं कटता है। प्रोवाइड विद लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब हो गया कुछ अमाउंट तुम्हें बैंक अलाउ कर रहा है कि तुम खर्च लो, और बाद में तुम बैंक को वापस करो, एक सेट लिमिट होती है। तो ये पॉलिसी होती है बाय नाउ एंड पे लेटर टाइप। इंटरेस्ट और चार्जेस, डेबिट कार्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्रेडिट कार्ड पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज लगता है। क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है कि आपने पहले किसी से क्रेडिट लिया था, क्रेडिट मतलब लोन या फिर किस तरीके का क्रेडिट लिया, और वो तुमने चुकाया तो वो एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री हो गई, और नहीं चुकाया तो वो एक बैड क्रेडिट हिस्ट्री हो गई। तो डेबिट कार्ड के लिए कोई डेबिट क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चाहिए होती है। क्रेडिट कार्ड के लिए यू नीड अ बिल्ड अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, तब आपको क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। स्पेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड टू द फंड्स अवेलेबल। डेबिट कार्ड में जितना पैसा तुम्हारे बैंक में उतना ही खर्च कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट एक्सीड हो जाती है। जरूरी नहीं है तुम्हारे बैंक में पैसा है कि नहीं है, अभी खर्च तो बाद में पे करना। क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन, डेबिट कार्ड के लिए एक पिन चाहिए होता है जिससे कि तुम इसमें जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। इफ अगर चोरी हो जाता है तो तुम उसको ब्लॉक भी करा सकते हो। क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं ऑफर बेटर फ्रॉड प्रोटेक्शन, क्रेडिट कार्ड के लिए भी काफी अच्छे फ्रॉड प्रोटेक्शन तुम्हें ऑफर करता है बैंक। और डेबिट कार्ड में जितनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी तुम डालोगे उतनी हमको मिल जाती हैं। प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर्स हैव एडिशनल सिक्योरिटी फीचर लाइक जीरो लाइबिलिटी हो जाती है। अगर फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन्स कोई हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई फॉल्ट होता है, तो फिर काफी सारी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, और 3 पॉइंट्स बताओ क्यों मोबाइल बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आवर आंसर ऑन आवर एआई पॉट। ये हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो मैंने एआई पॉट का मैं यूज कर रही हूँ जिससे कि मैं फिगर आउट कर सकूँ सारे आंसर्स और आपको फटाफट बता सकूँ, क्योंकि एग्जाम है तो एक क्विक रिवीजन होना चाहिए। सो हमारा मोबाइल बैंकिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम मोबाइल के थ्रू करते हैं मेरे स्मार्टफोन्स, टैबलेट और बैंक से, वो नेट बैंकिंग हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग जो मोबाइल को यूज करके किया जाता है वो होता है मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग जो हम कंप्यूटर वगैरह को यूज करके करते हैं वो होता है नेट बैंकिंग। ओके, तो कन्वीनियंस रहता है, हाथ में हमेशा हर किसी के पास मोबाइल है। तो उसके लिए हमारा कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी, बहुत आसानी से हम कहीं पे भी अपने काम पे, घर पे, बाहर उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हर जगह कंप्यूटर तो लेके नहीं चल सकते, बट फोन हमारे पास हमेशा रहता है। कभी पे करना है बिल, या फिर कोई रिचार्ज करना है, मोबाइल बैंकिंग हम यूज करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती है, कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आपके फोन पे ही आप उसको यूज कर सकते हो। एंड हेंस कस्टमर एंगेजमेंट, डायरेक्टली आप मतलब बैंक से इंटरेक्ट कर पा रहे हो थ्रू योर फोन। जो भी आपको करना है, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जल्दी से अलर्ट मिल जाता है, पैसे कटते हैं फटाफट आपके फोन पे नोटिफिकेशन आता है। तो ये कस्टमर एंगेजमेंट, आप उससे जुड़े रहते हो, जो भी आपके बैंक अकाउंट में जो कुछ हो रहा है वो मोबाइल बैंकिंग एक एनहेंस कर देता है आपका एक्सपीरियंस।
रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर के क्या रोल होते हैं? बहुत सारे रोल्स होते हैं और ये हमने बहुत डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़े भी हैं। लेट्स क्विकली रिवाइज दिस क्वेश्चन आल्सो। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब जो सारे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कस्टमर को देखना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, वो हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स कैसे बढ़ेगी बैंक की, किस तरीके की सेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन्स लो और इस तरीके की फैसिलिटीज तुम बैंक से लो और जाके अकाउंट खुलवाओ, होती है सेल्स बैंक में। और पर्सनल मैनेजमेंट मतलब अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना, ब्रांच का ध्यान रखना, अपने जूनियर्स को एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट करना, वो हमारा हो जाता है पर्सनल पर्सनल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड प्लानिंग एंड बजटिंग। जो बैंक का जितना एक्सपेंडिचर होगा वो ब्रांच का जितना होगा वो ब्रांच मैनेजर ही मैनेज करता है। बजट निकालना कि इतना इतना इस चीज में खर्च होगा, सब चीजों का। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रेपुटेशन जो होती है हर ब्रांच की अलग होती है कि यहाँ पे जल्दी काम होता है, ये ब्रांच अच्छी है। सो ये सब भी ब्रांच मैनेजर पर डिपेंड करता है। कंप्लायंस इन एथिक्स, एथिक्स का ध्यान रखना, बैंकिंग में एथिक्स वगैरह ये सब बहुत मैटर करता है, किस तरीके की फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कोई सर्विस सेल कर रहे हो तो। मार्केट अवेयरनेस, कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है उस तरीके की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ओके, दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने हर बार अपनी हर वीडियो में मेंशन किया है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, मॉनेटरी मॉनेटरी मतलब मनी को किस तरीके से मैनेज किया जाए, मॉनेटरी को कैसे तरीके से, उसके लिए जो पॉलिसीज आरबीआई बनाता है उसके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। सो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स छोटे क्वेश्चंस में या बड़े क्वेश्चंस में कैसे ना कैसे करके आएंगे ही आएंगे। सो इसको तो बिल्कुल घोट के पी जाओ, रट जाओ। If you want to have good marks, do learn it very well. Okay, let's see the answer first. So क्या क्या रहती हैं? So चार हैं यहाँ पे। चेंजिंग इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट हमारा रहता है, जो हमारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी मतलब किसी नंबर से रिलेटेड, तो क्वालिटीज जो एक्चुअली रिलेटेड टू क्वालिटीज होता है। सो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के। सो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो देखते हैं। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, फर्स्ट होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। सो मार्जिन रिड्यूस भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। होता क्या है मार्जिन? सो द मार्जिनल रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ अ लोन दैट इज नॉट फाइनेंस्ड बाय द बैंक। बाय ऑल्टरिंग दिस रिक्वायरमेंट द आरबीआई के इम्पैक्ट द क्रेडिट सप्लाई। सो कितना पैसा छोड़ना है मार्केट में, कितना नहीं छोड़ना है, वो एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एसेंशियल सेक्टर्स लाइक आरबीआई में रिड्यूस द मार्जिन फॉर मेकिंग क्रेडिट अवेलेबल। तो ये मतलब अलग अलग तरीके से वो बढ़ाते घटाते रहते हैं क्रेडिट। और फॉर नॉन एसेंशियल सेक्टर्स के लिए वो काफी ज्यादा रेज कर देते हैं क्रेडिट लिमिट की, जो क्रेडिट उन्हें कम में ज्यादा में मिले और जो नेसेसरी चीजें हैं उनके लिए कम में मिले, तो मार्जिन कम कर देता है। इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड मोर क्रेडिट, अगर फॉर एग्जांपल बात हो रही है, क्या है रहता है, अगर एग्रीकल्चर को ज्यादा क्रेडिट चाहिए तो जो मार्जिन है कैन बी लोअर डाउन। अगर एग्रीकल्चर में नीड है, एग्रीकल्चर इज अ नेसेसिटी में आ जाता है, तो लोअर कर देंगे। तो फिर 80 से 90% ऑफ द लोन अमाउंट अलाउ करेंगे कि दे दो, एग्रीकल्चर वालों को प्रेफरेंस मिलती है लोन के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हैव अ हायर मार्जिन्स, उनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत हाई होते हैं ऑटोमोबाइल्स में प्रॉफिट्स, और एग्रीकल्चर में काफी लो होते हैं, तो उनके जो क्रेडिट्स हैं वो काफी कम पे रखा जाता है और ऑटोमोबाइल्स में बहुत हाई पे रखा जाता है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट्स, रेगुलेट करना कंज्यूमर क्रेडिट को। जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, द आरबीआई रेगुलेट द कंज्यूमर क्रेडिट रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सो ये किस तरीके से खरीद, जो जो मार्केट में पूरा पैसा है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सेल है, परचेज है, हायरिंग, वो जिस तरीके से रेगुलेट करेंगे मनी को वो मैटर करता है। बाय सेटिंग गाइडलाइंस आरबीआई इंश्योर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट एक्सेसिव कंज्यूमर डेट। तो ज्यादा लोन्स भी ना मतलब मार्केट में हो जाए, लोगों को तकलीफ हो, इसलिए वो चीज वो एक कोऑर्डिनेट करता है, एक बैलेंस आउट करता है, ओवर बोरोइंग ना हो, उसको सेफगार्ड करता है।
राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब रेशनल जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। रेशनिंग इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइज करना कि किसको हम लोग स्पेसिफिक सेक्टर को प्रायोरिटाइज करते हैं कि इनको बोरोइंग्स दे फर्स्ट, मतलब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था एग्रीकल्चर ऑटोमोबाइल्स का, इसी तरीके से रेशनिंग ऑफ क्रेडिट बहुत रेशनली दिया जाता है। सेम एग्जाम्पल दिया है ऑलमोस्ट इसमें भी। मोरल सक्सेशन क्या होता है? परसुएशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड बाय द आरबीआई टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो होता है मॉरल सक्सेशन, मतलब किस तरीके से बिहेव किया जाए, कंज्यूमर को एकदम लूटा ना जाए, इस चीज का ज्ञान देते हैं मॉरल सक्सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्म, बैलेंस शीट एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, एक एक पॉइंट, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तो पूरा आ ही गया। परफॉर्मा पूरा बैलेंस शीट जो होता है उसका परफॉर्मा पूरा आएगा। ये हम लास्ट में देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आए, सब उसमें एक ही साथ कवर कर लेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कीपिंग शेयर्स इन द डीमेट अकाउंट? डीमेट अकाउंट में शेयर्स रखने से क्या फायदा होता है? लेट्स सी। डीमेट अकाउंट क्या होता है? जब भी आपको शेयर्स लेने होते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो उसमें अपने शेयर्स रखने से क्या फायदा होगा? सेवरल एडवांटेजेस रहते हैं। इजी एक्सेस, इधर उधर शेयर्स पड़े रहेंगे, हर शेयर मतलब 50 शेयर है इधर उधर पड़े हैं तो तुम किस तरीके से देखोगे? तो डीमेट अकाउंट में रहता है तो फास्ट एंड कन्वीनियंस रहता है, तुम एक ही जगह पे सारे अपने शेयर्स देख सकते हो। डीमटेरियलाइजेशन हो जाता है इफ यू हैव अ फिजिकल शेयर, तो फिर उसका सर्टिफिकेट यू कैन इजीली कन्वर्ट टू देम इन अ डिजिटल फॉर्म। डीमटेरियलाइजेशन हो गया बाय नोटिफाइंग द, अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर है तो उसको आप डीमेट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में। डिविडेंड्स एंड रिवॉर्ड्स, जितना भी तुम्हारा डिविडेंड आ रहा है तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे शेयर में इतना डिविडेंड मतलब प्रॉफिट्स आ रहा है, रिवॉर्ड्स आ रहा है, वो दिखाई देगा। बाइंग परचेसिंग बहुत इजीली हो जाती है, ट्रेडिंग बहुत इजी रहती है, लिक्विडिटी जल्दी से क्विकली वो कन्वर्ट हो जाता है और बैंक अकाउंट में डाल सकते हो या फिर वो पैसा डीमेट अकाउंट में शेयर पैसों में कन्वर्ट हो जाता है। डीमेट अकाउंट फ्रीजिंग में रहता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट और लीगल मैटर कोई हो गया तो आप अपना डीमेट अकाउंट फ्रीज कर सकते हो, और दिस विल प्रिवेंट एन अनऑथराइजेशन ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फ्रीज पीरियड। इससे आप फ्रीज कर लो अगर कुछ गड़बड़ हो रही है मतलब शेयर मार्केट में और आपको अपना अमाउंट फ्रीज करना है तो आप इसमें फ्रीज कर सकते हो और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। टैक्स डिडक्शन भी नहीं होता है, नो टीडीएस होता है, ग्लोबल कैपिटल रहती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें, एंड फॉरेनर्स कैन होल्ड इंडियन सिक्योरिटीज इन डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आप डीमेट अकाउंट में रख सकते हो। टीडीएस नहीं कटता है ऑन डिविडेंड्स, और आप नॉमिनी भी अपना रख सकते हो इसमें। सबसे बड़ा एडवांटेज है डीमेट अकाउंट का, आप अपना नॉमिनी रख सकते हो शेयर का। अगर वो फिजिकल फॉर्म में होते तो फिर आप कैसे उसमें नॉमिनी रखते, वही कागज जिसके पास होता वही लीगल वो बन जाता होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the variety of services offered by the bank branch. Very easy. Lending, borrowing, accepting of cash, payment of cash. Very easy question. FDs, operations of issues of checks, प्रोसेसिंग स्टॉप पेमेंट, ये सब आप देख सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता ओपनिंग ऑफ अकाउंट कुछ भी आप लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ फंड, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकते हो, गवर्नमेंट ड्यूज एक्सेप्ट कर सकते हो, आरडीज खुलवा सकते हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है दिमाग में, जो जो काम आप बैंक से करते हो वो सब आप इसमें मेंशन कर देना। लोन्स ले सकते हो, डायरेक्ट सर्विसेज, नॉन डायरेक्ट सर्विसेज, लोन्स लेना, मॉर्गेजेस लेना, इस तरीके से पेंशन का काम सारा बैंक से होता है, ब्रोकरेज बिजनेसेस और बहुत सारे। ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पे, एक बार आप स्क्रीनशॉट रख के इसको रीड कर सकते हो डिटेल में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला हम कर चुके हैं 22। अब 24 है। P and Q are student and preparing a project on impact of price rise on common people of country. Not happy with the situation of price rise, they ask their teacher about the way in which increase in price is controlled by authorities in relation to
above contest explain the monetary policy of RBI and explain two type of its rule। टू टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में एक और बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें वही आने हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स आने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सेम क्वेश्चन है, सेम। और ये अगेन बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फोर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक इंडिकेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन मैंने कहा था आएगा ही आएगा, और बार बार आ रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया है। और मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वेश्चन आना ही आना है, टू रिवाइज इट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंस बिटवीन बैंक चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ये देख लेते हैं। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी हम लास्ट में बिल्कुल कवर करेंगे, और हम लोग बैलेंस शीट भी एक बार लास्ट में अच्छे से देख लेंगे। राइट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो हमारा जो बैंक चेक होता है, इट्स अ पेमेंट ऑर्डर। इट इज इशूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर फॉर मेकिंग पेमेंट विद इन द सेम सिटी। इट इज टिपिकली यूज फॉर लोकल ट्रांजेक्शन। बैंक चेक एक इंसान दूसरे इंसान को देता है पेमेंट क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने चेक काटा, तुम्हारे नाम से काट दिया, तुम उसको कैश करा लो, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट एरिया ऑफ द एरिया ऑफ वैलिडिटी फॉर अ डिमांड ड्राफ्ट इज मच ब्रॉडर। ये सेम सिटी में नहीं होता है, ये इंटर सिटीज में, दूसरी दूसरी सिटीज में भी तुम डिमांड ड्राफ्ट यूज कर सकते हो, डिफरेंट सिटीज में भी। सो जो यूसेज है और पर्पस है, ये विद इन अ सिटी है, ये डिफरेंट सिटीज है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर करने के लिए, वन वन पर्सन इन वन सिटी टू अनदर पर्सन इन डिफरेंट सिटी, ठीक है। ये सेम सिटी में हो जाता है, ये इंटरसिटी होता है। एरिया ऑफ वैलिडिटी, इट इज एरिया ऑफ वैलिडिटी इज लिमिटेड टू सेम सिटी, सेम। इसका बहुत ब्रॉड है, डिमांड ड्राफ्ट का काफी ज्यादा ब्रॉड है एरिया। नॉट नेगोशिएबल, चेक नॉन नेगोशिएबल होते हैं, और जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं। वो अकाउंट पेइंग के नाम से होते हैं। लाइक डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 20,000 कराया, तो मोर शुड बी इशूड विद इन अकाउंट पेई, क्रॉसिंग इंश्योर दैट द पेमेंट गोज डायरेक्टली टू द पेईज अकाउंट। तो ये नेगोशिएबल होते हैं, जिसको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा उसके अकाउंट में ये डाला जा सकता है। और ये नॉन नेगोशिएबल होते हैं, जिसके नाम से उसी के नाम पे जाएगा। क्लियरेंस पर्पसेस, बैंक चेक्स इट कैन बी क्लियर्ड इन एनी ब्रांच, ये किसी भी ब्रांच में क्लियर हो जाते हैं, और of the same city where issuing bank operation। Demand draft it can be cleared in any branch of the same bank। सेम बैंक में किसी कहीं पे भी क्लियर हो जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ द सिटी। ये सेम सिटी का है, ये डिफरेंट सिटी में डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट सिटी के लिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। Back office provides many administrative and supportive services to the front office of the bank। What function performed by the back office in the bank? ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस का क्या काम होता है। और ये बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि बैक ऑफिस वर्क क्या होता है। लेट्स क्विकली सी इट। बैक ऑफिस जो क्लर्क जो होते हैं, कभी आप बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ 2-3 लोग ही, मतलब कुछ लोग ही कस्टमर डील कर रहे होते हैं, बाकी लोग बैक साइड पे होते हैं, वो लोग कस्टमर डीलिंग नहीं करते हैं। तो बैक ऑफिस में बहुत सारे और काम होते हैं, जो कि होता है प्रोसेसिंग कस्टमर अकाउंट। बैक ऑफिस हैंडल द प्रोसेसिंग ऑफ कस्टमर अकाउंट, एंश्योर एक्यूरेट अपडेट ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग मेंटेनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। तो प्रोसेसिंग कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर अकाउंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको मैनेज करते हैं। फाइनेंसिंग सेटलमेंट्स, चेक करते हैं जो आया, जो पैसा आया वो गया, वो हमारे अकाउंट में उतनी एंट्रीज हुई हैं कि नहीं हुई है, वो चीज। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं, कोई दिक्कत ना आ जाए। कंज्यूमर फेसिंग करते हैं, बैक ऑफिस स्टाफ का जितना काम होता है वो सब मैनेज करते हैं। मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। रिपोर्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं। ऑडिटिंग एंड कंप्लाइंसिंग, ऑडिट मेंटेन करते हैं। लोन ऑपरेशन एंड डिपॉजिट ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बैक ऑफिस वाले। लोन एंड सर्विसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। इट्स अ क्विक रिवीजन, सो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले के अपने। ये एक रिवीजन है, मैंने पहले ही कहा, जिसको रिवीजन करना है उसके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी ये वीडियो।
ओके, नेक्स्ट हम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 एंड एक्सप्लेन एनी 2। 4 के नाम बताने हैं और 2 हमें एक्सप्लेन करने हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सो वो हमें नाम बताने हैं। सो लेट्स सी। सो हमारे 4 नेम्स हैं। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज जो होती है, सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई की जो पॉलिसीज होती हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देती हैं। क्रेडिट रिस्क जो होता है वो भी इम्पैक्ट करता है। टैक्स कंसिडरेशंस जो होते हैं, टैक्स में जो कंसिडरेशंस होते हैं वो उस तरीके की टैक्स के जो सारी पॉलिसीज होती है वो भी इम्पैक्ट करती हैं। और सप्लाई एंड डिमांड फॉर क्रेडिट जो है वो भी इम्पैक्ट करती है हमारी इंटरेस्ट। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कम डिमांड होगी तो कम इंटरेस्ट रेट कर दिया जाता है और ज्यादा लोन देने की कोशिश की जाती है। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली रेट राइज कर दिया जाता है कि जैसे कि सब लोन लेने आ ही रहे हैं, चलो थोड़ा पैसा बढ़ा दिया जाए और इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाए। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो लोगों में पैसा नहीं होता है तो लोग लोन ज्यादा लेते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन होती है उसकी वजह से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है। सो द डिमांड ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू द नीड ऑफ बोरिंग मनी बाय इंडिविजुअल बिजनेस, उस तरीके से इम्पैक्ट कर जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। इफ द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्रीज, अगर डिक्रीज करेगी तो अगर डिमांड कम है तो फिर ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर डिमांड कम है जैसे कि मैंने बोला था डिमांड डिक्रीज है तो इंटरेस्ट भी डिक्रीज होता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया जाता है। सिंपल वही बात हो रही है, वही एकदम वही बात कर रहे हैं। इंक्रीज होती है तो जो इंटरेस्ट है वो भी राइज होता है। ये देखो, डिमांड इंक्रीज, रेट इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। डिमांड डिक्रीज, डिमांड कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाता है, भाई और लो और रखे लोन लो। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई जो बढ़ती है तो उस वजह से भी काफी ज्यादा परचेसिंग पावर ऑफ द मनी ओवर टाइम व्हेन पीपल एक्सपेक्ट हायर इन्फ्लेशन रेट दे डिमांड हायर इंटरेस्ट रेट टू compensate फॉर द लॉस ऑफ परचेज पावर। तो जब जब इन्फ्लेशन रेट हाई होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होते हैं। इन मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन रहता है। मतलब जब हाई है तो हाई हो जाएगा, जब लो है तो लो हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन और सप्लाई एंड डिमांड ऑन क्रेडिट, अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। इन्फ्लेशन में भी सेम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, और इन्फ्लेशन कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। That's it. Okay, now see the next question, that is bank rate and repo rate. It's here. बैंक रेट एंड रेपो रेट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रेट रेपो रेट में क्या होता है। बैंक रेट जो होता है इज अ डिस्काउंटेड रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सटेंड लोन टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट वो होता है जो बैंक को रेट दिया जा रहा है वो हो गया बैंक रेट, उसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, कभी कभी टर्म आ जाता है डिस्काउंट रेट। तो व्हेन कमर्शियल बैंक फोर्स अ शॉर्टेज ऑफ फंड, जो कमर्शियल बैंक को फंड्स कम होते हैं तो वो सेंट्रल बैंक से लोन ले लेती है। तो जो इस तरीके के जो अब बैंक्स हैं, बैंक्स जो जैसे एसबीआई है उसको लोन, उसको पैसा चाहिए तो कहाँ से लेगा, आरबीआई से लेगा। जो आरबीआई है जो हमारा कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक हो गया वो हमारा एसबीआई हो गया, और जो सेंट्रल बैंक हो गया वो रिजर्व बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक से लेगी, आरबीआई से लेगी, तो वो बैंक रेट जो इंटरेस्ट लगाती है उसे बोलते हैं बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। अनलाइक अदर रेट्स द बैंक रेट इज नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन अ डे टू डे ट्रांजेक्शंस। ये डे टू डे ट्रांजेक्शंस में यूज नहीं होते। इट प्राइमरी सर्व एज अ लास्ट रिसोर्ट। लास्ट में मतलब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, अब उसको लोन लेना पड़ रहा है तो उसको इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्टर जो होता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये भी आता है कभी कभी एक एक नंबर में। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्टर कौन होता है, तो वो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट शॉर्ट फॉर रीपर्चेस रेट। इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक। जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है रेपो रेट। और बैंक रेट जब बिल्कुल एकदम पैसा नहीं है बैंक के पास तो वो बैंक रेट पे लेगी। ठीक है। Here, how's it work? Commercial bank sells government securities such as bonds to the central bank with an agreement to repurchase them at a later date, usually within a few days. ठीक है, कोई सिक्योरिटीज रखता है कमर्शियल बैंक
बैंक के पास और फिर उससे पैसा उठाता है और फिर बाद में वापस ले लेता है। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज अ रेपो रेट। शॉर्ट टर्म में रेपो रेट होता है। The repo rate is powerful tool used by the central bank to manage liquidity in the bank system. By adding the repo rate, the central bank influence the ability or for lending. मतलब रेपो रेट ज्यादा होता है तो इस तरीके से बैंक भी पैसा कम उठाता है और कम देता है। इस तरीके से बहुत सारी इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। मोटा मोटा यही है। जो रेपो रेट है वो नॉर्मल रेट जो बैंक के पास कुछ रख दिया जाता है और रेपो रेट पे पैसा उठाया जाता है। बैंक रेट जो है अगर बिल्कुल पैसा नहीं है और बिल्कुल बैंक के पास पैसा ही नहीं है कमर्शियल बैंक के पास, तो वो सेंट्रल बैंक से पैसा लेगा, तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जो हमारा है डिस्काउंट रेट है वो बैंक रेट रहता है। ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, ये फ्रीक्वेंटली हमेशा यही वाला यूज होता है, रेपो रेट। व्हेन सेंट्रल बैंक वांट्स टू टाइटन द लिक्विडिटी, जब उन्हें बढ़ाना है तो वो रेपो रेट इंक्रीज कर देते हैं। उन्हें अगर लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होता है पता है? लिक्विडिटी ऑफ मनी होता है कि पैसा कितना हमारा मार्केट में होना चाहिए, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो अगर उसको कम करना चाहता है तो रेपो रेट बढ़ा देगा, ऑब्वियसली बैंक कम पैसा लेगा, फिर कम बोरो करेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, जब इंटरेस्ट कम होता है तो ज्यादा पैसे ले लेते हैं। इस तरीके से लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब पैसा कितना फ्लो कर रहा है मार्केट में, तो लिक्विडिटी बढ़ना और घटना ऐसे डिपेंड करता है। तो रेपो रेट को जो रिजर्व बैंक है वो मैनेज करता रहता है टाइम टू टाइम। Okay, this one, what is the different kind of assets generally in the bank can indicate in its balance sheet? Again, a question from balance sheet. बिल्कुल मतलब ये तो घोट के पी जाना बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स? एसेट्स कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करने होंगे। वेरी इजी। एसेट, लायबिलिटी, ये सारी बैलेंस शीट की बिल्कुल साइड सब अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है पुराना। देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं। इंटरनेट बैंकिंग हम कर चुके हैं, इंटरनेट बैंकिंग हमारा हो गया है। Give 5 measures to adapt in connection with security arrangements in bank. Security of बैंक का किस तरीके से मेजर किया जाता है, इस पे पूरा एक क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट में बताओ, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट। अगेन बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ गया है, इसको हम अच्छे से बैलेंस शीट और हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट और एक और पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक बार अच्छे से देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और बैलेंस शीट हम अब कवर करते हैं। देखो इसमें भी आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ अ बैंक? नॉन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? व्हाई डज द बैंक मेक्स provision with respect to such assets and profits, non-performing assets, performing assets, इस तरीके के क्वेश्चन। नेम द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री एंड एक्सप्लेन 3 फंक्शन। एपेक्स बैंक कौन सा होता है? एपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री आरबीआई, और आरबीआई की फंक्शंस बताने हैं। बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट भी आरबीआई होता है। सो मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? मॉनेटरी मैनेजमेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो वही बता रहे हैं कि आरबीआई बनाता है। रेपो रेट बता दिया, कैश कैश रिजर्व रेशियो होता है, रिजर्व रेपो बैंक रेशियो होता है, ये सब हमारा मॉनेटरी, ये हमारा बैंक ही करता है, आरबीआई करता है। सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बैंक्स, लोन बैंक, फाइनेंस बैंक, जितने भी तरीके के बैंक होते हैं उनका सुपरविजन उन पर कौन नजर रखता है, रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, हर तरीके की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, मनी मार्केट होता है, उनको कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है। चलो अब शुरू करते हैं, समझते हैं। गिव प्रोफोमा ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। ये जो प्रोफोमा होता है ना, प्रोफोमा जो वर्ड है ना, ये नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं मांग रहे हैं। प्रोफोमा ऑफ द बैलेंस शीट का मतलब है जो कि न्यू कंपनीज क्रिएट होती हैं, जो भी न्यू कंपनीज क्रिएट होती हैं उनकी जो बैलेंस शीट होती है ना, वो कुछ इस तरीके की दिखती है। उसमें एसेट साइड्स होती है, फिक्स एसेट्स होती हैं और टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं। तो वो आगे के जो 5 years है ना उनके लिए प्लान करते हैं, वो कहलाती है प्रोफोमा
ऑफ बैलेंस शीट, और इसमें हमारा करंट एसेट्स आ जाता है, कैश है, नेट अकाउंट रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये आगे की बात कर रहे हैं, 5 साल आगे की। तो इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फॉर्मेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा अगर परफॉर्मा आता है। और बाकी बैलेंस शीट से क्वेश्चन आएंगे, इनमें से हेड्स में से समझना होगा। सो अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हैं तो ये आपके लिए बनाना बहुत आसान है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्सचर, टोटल नेट टेक फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। इसका साइज में थोड़ा सा इम्प्रूव कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख सकते हो। जो नॉर्मल हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसी की तरह ही होती है, बट ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होती है। ये स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स से उनका क्या प्लान है, ये प्रोफोर्मा बैलेंस शीट होती है। ये नो जो प्रोफोर्मा का क्वेश्चन है शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो एक बार आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की होती है, बैलेंस शीट नहीं है। सो बैलेंस शीट नॉर्मल पुरानी वाली जो हिस्टोरिकली जो बनाई जाती है वो वाली बैलेंस शीट नहीं, नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं है, प्रोफोर्मा बैलेंस शीट अलग होती है। सो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बनाई जाती है। सो अगर 1 नंबर क्वेश्चन में आए तो यू कैन आंसर दिस वन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो सारे आ रहे थे। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 लाइबिलिटीज ऑफ बैंक इंटीग्रेटेड इन द बैलेंस शीट। 4 लाइबिलिटीज हम देख लेते हैं फटाफट से। सो 4 लाइबिलिटीज हमारी हो गई, लोन्स, पेबल्स एंड करंट पोर्शन, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंट्स पेबल एंड एक्यूरेट एक्सपेंसिव, इनकम टैक्स। ये बिल्कुल आप घुट के पी जाओ, मतलब याद कर लो। बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, अदर एसेट्स, एसेट्स, और ये करंट एसेट्स, अदर एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज। इनको तो बिल्कुल मतलब याद ही कर लो अच्छे से, जो ये फॉर्मेट है पूरा, इसको पूरा याद कर लो। तो 4 लाइबिलिटीज यही है हमारी, ये एक्यूरेट रिटायरमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल एंड एक्यूड एक्सपेंसेस, लोन्स पेएबल्स एंड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है what are the different kinds of assets generally a bank can indicate in its balance sheet। ठीक है, assets जो सारे हैं हमारे current assets हम देख लेते हैं। so current assets हमारे cash in, cash equivalent, short term investment, account receivables, inventories, deferred income taxes, prepaid expenses and other current assets। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं बैलेंस शीट का कौन सा क्वेश्चन था। इसमें डिफरेंशिएट करना था कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट में, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में। ये तो मिक्स क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली हमारा उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा। ओके, इसमें से कौन सा हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ अ बैंक, why does the bank make a provision with the respect of such assets। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ये लास्ट में एक बार समझ लेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सीइंग। ये पूरा फॉर्मेट है, इसको क्लिक कर लो, याद कर लो पूरा फॉर्मेट को। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या हो सकता है बैलेंस शीट की सब चीजों का मतलब। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बैलेंस शीट हो गया है। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट होता है अपनी कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ का, मतलब वो बैलेंस शीट देख के तुम बता सकते हो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है स्पेसिफिक मोमेंट में, उस टाइम पे। वो उसकी क्रूशियल कंपाउंड्स को डिप्लिक्ट करती है, दिखाती है। असेट्स का होता है जो कंपनी के पास उसका खुद का है, इन्वेंट्री, कैश, वो असेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज जो कंपनी वो करती है, लोन्स हो गए, पेबल्स हो गए जो उसको लौटाने हैं, डेथ हो गए। शेयरहोल्डर इक्विटी, द रेजिडेंशियल इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज। पहले लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, द रेजिड्यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से हम लोग लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे जो कमाई हुई, और the residue interest after deducting liabilities from assets minus liability is called as shareholder equity। net worth of the owner's equity भी बोलते हैं इसको। compounds of balance sheet देख लेते हैं पहले। assets होता है, assets में क्या क्या आ जाता है, current assets, non current assets। current assets, current मतलब current affair वाला current। items expected to be converted into cash within 1 year, 1 year के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कैश में वो चीज, तो वो हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स में। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज, जो कि यहाँ पे हमने देखा था। अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज जो 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। ये सारी हमारे करंट एसेट्स हैं।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश भी करंट एसेट्स में आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, डिफर्ड इनकम टैक्सेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो आगे ये लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज डेट ड्यू टू विद इन 1 ईयर। जो करंट लाइबिलिटीज होंगे, करंट जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी है, शॉर्ट टर्म डेट जो होते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी डेब्ट्स विद लॉन्गर रीपेमेंट, जो लॉन्गर रीपेमेंट में देने होते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले हो जाते हैं, जो कि नॉन करंट होते हैं। नॉन करंट ये सारे हमारे नॉन करंट, एक्यूर रिटायरमेंट कॉस्ट, डिफर्ड इनकम टैक्सेस, डिफर्ड क्रेडिट एंड अदर लाइबिलिटीज, ये लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म हो जाता है 1 साल के अंदर, और ये लॉन्ग टर्म हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिर से इधर आ गई। शेयर होल्डर इक्विटी जो होती है वो कॉमन स्टॉक होता है। ओके, रिटेन्ड इनकम हमारी आ जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या रहता है। ठीक है, एडिशनल पेड इन कैपिटल होती है, रजिस्ट्री स्टॉक हो गया, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स हो गई। ओके, इक्वेशन ऑफ द बैलेंस शीट कैसे रहती है ये बताया था अभी। एसेट्स जो होते हैं वो लिएबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी हो जाता है। एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है देखकर, रेशियोज जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होते हैं उसके थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार उसको फटाफट से क्विकली देख लेते हैं। बैंक रेट में बता चुकी हूँ, जो बैंक रेट होता है वो हमारा डिस्काउंट रेट भी कहलाता है, जो मतलब एकदम लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब मतलब बैंक को कुछ मतलब बिल्कुल उसके पास पैसा नहीं रह जाता है तो वो बैंक रेट पे लोन लेता है। Open market operation involves buying or selling of government security like bonds to public and bank. तो पब्लिक ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक पब्लिक को देता है और पैसा कमाता है, बॉन्ड्स वगैरह बेचती है बैंक उससे। सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू रिड्यूस क्रेडिट एबिलिटी एंड बाय देम टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो इंक्रीज करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो बैंक का रिक्वायर्ड टू कीप अ स्पेसिफिक रिजर्व रेशियो रखता है। बैंक जो होते हैं जो एक रिजर्व रेशियो रखते हैं, बैंक को जरूरी है वो रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना। डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, एक अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, सोने की फॉर्म में रखवाते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में रखवाते हैं, पैसे की फॉर्म में रखवाते हैं। तो हर बैंक का कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास होता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। एक फिक्स रखना ही होता है, ऐसे नहीं हमें मन से रखवाते हैं। हायर CRR रिड्यूस लिक्विडिटी इन द सिस्टम वाइल लोअर CRR इंक्रीज लिक्विडिटी इन द सिस्टम। ठीक है, सो 4% चल रहा है। 4% का जो बैंक का कमर्शियल बैंक्स का जो बिजनेस होगा उसका 4% आपको कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक के पास, ओ सॉरी रिजर्व बैंक के पास आपको रखना ही होगा। सिटुएटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या होता है? SLR जो होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मस्ट मेंटेन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स प्रीशियस मेटल बॉन्ड्स। जो सिटुएटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक सर्टेन अमाउंट का जो लिक्विड एसेट्स होते हैं जो कन्वर्ट हो सके फटाक से, लिक्विड एसेट्स वो होते हैं प्रीशियस मेटल बॉन्ड्स, वो टोटल अपने पास रखना ही होता है बैंक को, मतलब अपने बैंक में। सो SLR जो है 18.25 है अभी करंट। एक सर्टेन अमाउंट बैंक को अपने पास भी रखना होगा, बैंक एकदम कंगाल नहीं हो सकता। ओके, ये हमारे हो गए सारे क्वांटिटेटिव जो चीजें थी, क्वांटिटेटिव रेशियोज थे। OMO और बैंक रेट, रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, सिटुएटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे जो करंट रेशियोज थे 2019 के वो भी आ गए हैं। ओके, अभी करंट का हर साल चेंज होता रहता है, तो अभी करंट जो चल रहा हो वो आप देख सकते हो। क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड्स, क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड एक ही है, किसी कुछ भी बोला जा सकता है। सो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, द सेंट्रल बैंक इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लोन्स और क्रेडिट। सिलेक्टिव, ये पहले भी बताया था मैंने कि क्रेडिट कंट्रोल करता है सेलेक्टिव लोन्स पे, अलग तरीके का क्रेडिट वो रैशनलाइज करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट मेक क्रेडिट फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस, जब एग्रीकल्चर पे ज्यादा लोन्स प्रोवाइड कर सकता है, ऑटोमोबाइल्स पे कम कर सकता है। और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कैसे करते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। मॉरल पोसेशन कैसे होता है, ये भी मॉरल मॉरल पुलिसिंग की तरह काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कमर्शियल बैंक। और डायरेक्ट एक्शन तो रहता ही है, उसका पूरा कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कमर्शियल बैंक्स पे। सो ये हमारा हो गया, और एक लास्ट क्वेश्चन हम और कवर करेंगे।
आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पोर्टेंट बट लेट्स सी, अगर इसमें दे रखा है तो एक कवर कर लेते हैं। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंड इट इज फॉर बैंकिंग बिजनेस। इन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन एनी टू नॉन इंटरेस्टेड, मतलब नॉन इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है जिसपे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बैंक को बट फिर भी बैंक को फायदा होता है, उस तरीके का रेवेन्यू कौन सा है। काफी सारी फीस लगती है, लेट टर्म फीस होती है, एसएमएस चार्जेस होते हैं, डिपॉजिट ट्रांजैक्शन फीस होती है, लोन प्रोसेसिंग फीस होती है, सर्विस चार्जेस होते हैं, पेनल्टीज होती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स होते हैं, ब्रोकेज फीस होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस होती है, म्यूचुअल फंड फीस होती हैं, इंश्योरेंस कमीशंस होती हैं, बैंक ओन कार्ड स्वैप फीस होती है, फॉरेक्स फीस होती है और इनकम फ्रॉम अलग अलग सर्विसेज से जो, मतलब बैंक जो पैसा सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी सब फीसेस इसमें आ जाती हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और आपके लिए इतना ही था आज के लिए। आई होप ये हेल्प करे। और प्रीवियसली जो क्वेश्चंस की एक वीडियो थी मैं बना चुकी हूँ, अगर